अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। क्लास 9th केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट ओवरव्यू 14 चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री टेक्स्ट बुक पेज नंबर 60 और 61 पर बहुत अहम तरीन टॉपिक है और नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शन। ले बेटा, मेरा बच्चा केमिकल रिएक्शंस को और केमिकल चेंजेस को समझने के लिए, केमिकल चेंजेस को और केमिकल रिएक्शंस और हाँ इन पर असर करने वाले जो भी चीज़ें हैं, मतलब इन पर असर करने वाली चीज़ें क्या होंगी, जो चीज़ें इनको सुस्त कर देती हैं या जो चीज़ें इन्हें फास्ट कर देती हैं, उन्हें फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर्स। तो मेरा बच्चा केमिकल चेंजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए और डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, जो केमिकल चेंजेस को सुस्त या केमिकल चेंजेस को फास्ट कर देती हैं, उन्हें समझने के लिए chemists have developed a way of representing chemical changes by using symbols and formulas। तो मेरा बेटा, अब अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं जी हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड, गॉट इट, या मैं ये कह देता हूँ कि जनाब मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये अगर मैं इसके स्पेलिंग्स लिखने बैठूंगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बड़ा लॉन्ग कट मेथड हो जाएगा। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने शॉर्टकट मेथड एक एडॉप्ट किया। तो मेरा बेटा, शॉर्ट हैंड वे या शॉर्टकट मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज with the help of symbols and formulas is called chemical equation. Is called chemical equation. So what is chemical equation? It is the shorthand way of expressing a chemical change. हम उन पर उस chemical equation के ऊपर उन factors का भी जिक्र कर देते हैं जो इस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो मेरा बेटा, chemists have developed a way of representing chemical changes by using symbols and formulas। और अंदर इस्तेमाल होने वाले elements और compounds, इस्तेमाल होने वाले या फिर बनने वाले उन केमिकल कंपाउंड्स को हम सिंबल्स और फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? डिफाइन केमिकल इक्वेशन। द डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन फिर होगी रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूलाज इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन एंड इट इज अ शॉर्ट हैंड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ केमिकल चेंज। तो मेरा बच्चा, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट के डिफाइन केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन शोज रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। केमिकल इक्वेशन के दो हिस्से होते हैं। एक में हम शो करते हैं जो कि लेफ़्ट साइड पर आता है, लेफ़्ट साइड वाले हिस्से को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और वो रिएक्टेंट्स, वो वाला हिस्सा क्या शो करता है? अ केमिकल इक्वेशन शोज रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो जिन चीज़ों में रिएक्शन होने वाला होता है उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और बेटा, राइट साइड पर जो लिखे होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। प्रोडक्ट्स वो केमिकल्स हैं जो केमिकल चेंज के एंड पर बनते हैं। तो जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो चीज़ें रिएक्शन के एंड पर बनती हैं उन चीज़ों को हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। सो द प्रोड्यूस्ड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं, जबकि प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। भाई, लेफ्ट और राइट के दरमियान में भी तो कुछ होगा, तो जी हाँ, दरमियान में एरो होगा। ये एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स प्रोडक्ट्स होगा। हर एरो के दो हिस्से होते हैं बेटा, एक होता है टेल और एक होता है हेड। याद रहे, टेल रिएक्टेंट्स की तरफ होगी एंड हेड विल डायरेक्ट टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स। हेड जो है वो प्रोडक्ट्स की तरफ होगा। सो रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, सेपरेटेड बाय एन एरो। एंड नाउ यू कैन सी द एग्जांपल। तो दरमियान में एरो है, एरो से पहले लिखे हुए हैं रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स के दरमियान में प्लस का जो साइन है, वो प्लस को आप वर्ड बोलोगे रिएक्ट्स विद। प्लस को क्या बोलोगे? रिएक्ट्स विद। जबकि दरमियान में एरो है और एरो की टेल रिएक्टेंट्स की तरफ है और हेड प्रोडक्ट्स की तरफ है, और राइट साइड पे लिखे हैं प्रोडक्ट्स। राइट साइड पर लिखे हैं प्रोडक्ट्स। गॉट इट? अब बेटा, बुक की इस एग्जांपल में राइट साइड पर लिखा है AL। तो AL जो है वो सिंबल है एल्यूमिनियम का, दरमियान में प्लस लिखा हुआ है और प्लस का मतलब है रिएक्ट्स विद, और फिर O2 लिखा होगा, दैट इज ऑक्सीजन। तो अब हम यहाँ इसकी रीडिंग करेंगे कि एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। अब एल्यूमिनियम के पीछे 4 लिखा हुआ है, 4 बैलेंसिंग के लिए लिखते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ मोल्स का ध्यान रखा जाता है कि वो इक्वल हों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक ना तो रिएक्टेंट्स यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स किस में बने चाहिए? प्रोडक्ट्स में बनने चाहिए। गॉट इट? तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आपस में बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए मैंने जो नंबर लगाया है, इस नंबर को कोएफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं। तो बेटा, अब मैं इसकी रीडिंग कैसे करूँगा? मैं बोलूँगा 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के नीचे एक S लिखा हुआ छोटा सा,
ये इसकी स्टेट बताई गई बेटा, फिजिकल हालत। तो एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड हो तो हम छोटा एस लिख देते हैं, कहाँ पर, सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। सबस्क्रिप्ट जो चीज़ नीचे लोअर राइट कॉर्नर पर लिखी जाए, लोअर राइट कॉर्नर पर लिखी जानी चीज़ को सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो 4 moles ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज इन सॉलिड स्टेट रिएक्ट्स विद 3 moles ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, तो वो जो स्मॉल जी लिखा हुआ है और सबस्क्रिप्ट में, उसको आप क्या बोलोगे कि इट इज़ इन दी गैसियस स्टेट। तो 3 moles ऑफ ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट, और एरो को बोलोगे गिव्स, यहाँ आप एरो को कह दोगे टू प्रोड्यूस, ठीक है। रिएक्ट्स विद 3 moles ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, प्रोडक्ट्स क्या बने हैं, तो राइट साइड पर अब हम पढ़ेंगे 2 moles ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और हमने यहाँ बाकायदा एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला बनाया है, ये पढ़ चुके हैं केमिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक बाइनरी कंपाउंड्स में। तो Al2O3 ख़ास असूलों के तहत हमने Al के नीचे जो है वो सबस्क्रिप्ट 2 लगाया है और ऑक्सीजन के नीचे सबस्क्रिप्ट 3 लगाया है। अब जिसको ये फार्मूला बनाना नहीं आता वो काइंडली प्लेलिस्ट में जाए और पुरानी वीडियोस देखे, जिसके थंबनेल पे लिखा हुआ होगा कि मेकिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक बाइनरी कंपाउंड्स के नाम से वीडियो है, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर 2 moles ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ गया। तो बेटा ये एग्जाम्पल उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी। एरो के लेफ्ट साइड पर है रिएक्टेंट्स, एरो के राइट साइड पर हैं प्रोडक्ट्स, प्लस को आपने कहना है रिएक्ट्स विद, रिएक्टेंट्स वाले प्लस को आपने रिएक्ट्स विद कहना है, गॉट इट। अब जनाब वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड वी रिमेंबर फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जहन में रखने चाहिए, और अगर केमिकल इक्वेशन इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगी तो आपने केमिकल इक्वेशन गलत लिखी है, गॉट इट। तो नंबर 1 बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो फॉलो करती हो, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स आपने रिएक्टेंट्स में लेने हैं आपने उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट्स में लेने हैं, क्योंकि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप अपनी तरफ से ना तो एटम्स को बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, गॉट इट। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स को सेम रखना है, नंबर ऑफ मोल्स को सेम रखना है। So point 1, a chemical equation must obey the law of conservation of mass. And what is law of conservation of mass? That is point 2, no atom should be destroyed या फिर created during a chemical reaction. And total number of types of atoms must remain the same. Total number of type of atoms must remain the same on both the sides of the equation. दोनों sides पर atoms की तादाद को बराबर होना चाहिए। If atoms on both sides are not equal, the equation must be balanced. हमें equation को balance करना पड़ेगा, कैसे? तो यही जो ऊपर वाली एग्जाम्पल थी, ऊपर वाली एग्जाम्पल में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एल्यूमिनियम Al प्लस O2 हमने लिखा और फिर एरो के बाद हमने लिखा Al2O3। अब बेटा फार्मूला हमारे पास बन गया Al2O3। अब ऑक्सीजन Al2O3 में ऑक्सीजन की जो एटम्स हैं वो 3 है, जबकि बेटा रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं। अब मैं क्या करूं भैया, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोएफिशिएंट लगाऊंगा Al2O3 के पीछे कोएफिशिएंट 2 लगा दूंगा। अच्छा ये जो 2 है ना, जो कोएफिशिएंट है, ये फार्मूले में तमाम सबस्क्रिप्ट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो ये जो मैंने कोएफिशिएंट लगाया है Al2O3 के पीछे जो 2 है, ये ऑक्सीजन की सबस्क्रिप्ट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3s are 6 बन जाएंगे। अब जब यहाँ प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन 6 हो गए हैं तो फिर रिएक्टेंट्स में भी मैं क्या करूँगा, मैं कोएफिशिएंट 3 लगा दूंगा और वो ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2s are 6 हो जाएंगे। अब बेटा रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन भी 6 है और प्रोडक्ट्स में भी ऑक्सीजन 6 है। अब आ जाए प्रोडक्ट्स में, जो एल्यूमिनियम है वो 2 2s are 4, क्योंकि उसका भी कोएफिशिएंट उसकी सबस्क्रिप्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 2s are 4 हो गए। तो फिर मुझे वहाँ पर यहाँ पर एल्यूमिनियम की बैक साइड पर रिएक्टेंट्स के अंदर मुझे 4 लगाना पड़ेगा, ताकि एल्यूमिनियम के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ उसके सबस्क्रिप्ट में तो वो अंडरस्टूड है कि वो 1 है, तो 4 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या निकलेगा 4। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स को सेम रखा है। वजह क्योंकि केमिकल राइटिंग केमिकल इक्वेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो हमें जहन में रखना है वो है कि इक्वेशन मस्ट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर वो फॉलो नहीं कर रही देन योर इक्वेशन इज रॉन्ग। तो रिमेंबर दैट, इक्वेशन लिखने के फौरन बाद यू हैव टू चेक कि वेदर दी एटम्स आर बैलेंस्ड और नॉट। इफ नॉट, पुट कोएफिशिएंट्स, then multiply the coefficients with the subscripts and then check whether the elements, the atoms are equal on both sides or not. Clear हो गया? लो जी, दूसरी शर्त जो हमें माइंड में रखनी है वो है कि करेक्ट फार्मूलाज लिखने आपने। You have to write correct formulas of the elements and compounds. अगर कोई एलिमेंट डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन डायटोमिक था, आपने O2 लिखा है। इसी तरह अगर सल्फर
के 8 एटम्स हैं, आप S8 लिख दोगे, ठीक है। तो इसी तरह Al2O3 मैंने कहा ना एक ख़ास रूल के ज़रिए Al के नीचे 2 लगाया और ऑक्सीजन के नीचे 3 लगाया। तो बेटा यू मस्ट राइट करेक्ट फार्मूलाज जो केमिस्ट्री के रूल्स को फॉलो करते हो, एंड इफ़ यू हैव फॉरगॉटन द फार्मूला समझ लें कि आपकी इक्वेशन रॉन्ग लिखी जाएगी। सो नंबर 2 इज़ द फार्मूलाज ऑफ द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स मस्ट बी रिटन करेक्टली। इसके अलावा बेटा नंबर 3 मोल रेशो डिटर्मिनेशन। केमिकल इक्वेशन मस्ट इंडिकेट द करेक्ट मोल रेशो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। वो बैलेंसिंग से आप जो कोएफिशिएंट्स लगाओगे उन्हीं को एफिशिएंट्स को यू विल से नंबर ऑफ मोल्स, यू विल से व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हो गया। उसके बाद नंबर 4 है जी डायरेक्शन और ऑफ चेंज। अब बेटा जो दरमियान में जो एरो लगा रहे हो वो ये ना हो आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ कर दें, इस तरह ना हो कि आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ लगा दें, आप एरो उल्टा लगा दें। ना बेटा, एरो की जो टेल है वो हमेशा रिएक्टेंट्स की तरफ होगी और एरो का जो हेड है वो हमेशा प्रोडक्ट्स की तरफ होगा। सो अ केमिकल इक्वेशन मस्ट आल्सो इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द चेंज इज प्रोसीडिंग। तो चेंज इज प्रोसीडिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, गॉट इट। सो यू मस्ट पुट द एरो इन अ करेक्ट डायरेक्शन। अगला आया जी फिजिकल स्टेट्स। अच्छा बेटा, जिस तरह अभी ऊपर दी गई एग्जाम्पल में मैंने कहा कि एल्यूमिनियम के नीचे सबस्क्रिप्ट में S लिखा हुआ था, दैट इज सॉलिड। ऑक्सीजन के नीचे O2 के नीचे स्मॉल g लिखा हुआ था, दैट इज अ गैस। और इसी तरह Al2O3 के नीचे भी S लिखा हुआ, दैट इज सॉलिड। तो याद रखें कि वी हैव टू पुट व्हाट, द फिजिकल स्टेट्स इन स्मॉल ब्रैकेट्स इन देयर सबस्क्रिप्ट्स। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मस्ट आल्सो बी मेंशन्ड, एंड इट इज कॉमन प्रैक्टिस, ये बहुत कॉमन है ये बात के वो इक्वेशंस की सबस्क्रिप्ट्स में यानी फार्मूलाज के सबस्क्रिप्ट्स में इन दी एंड सॉलिड हो तो S लिख देते हैं, लिक्विड हो तो L लिख देते हैं, गैस हो तो G लिख देते हैं, और अगर कोई चीज़ वाटर में डिजॉल्व स्टेट में हो तो उसको एक्वस लिख देंगे, दैट इज फॉर डिजॉल्व सब्सटेंसेस विद इन दी वाटर। डन। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, केमिकल इक्वेशन ये नहीं बताती कि क्या हो सकता है, केमिकल इक्वेशन ये बताती है कि क्या होता है। और केमिकल इक्वेशन अन्यवा नहीं बनती बेटा, हर केमिकल इक्वेशन को बनाने के लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मस्ट है। पहले एक्सपेरिमेंट होंगे, एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन होगी, वो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करके देखते हैं कि ये प्रोडक्ट यही बना है, फिर उसको एनालिटिकल केमिस्ट चेक करते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है, कितना कितना है। चैप्टर नंबर 1 में हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था कि अंदर से कंपोनेंट्स पता किए जाते हैं, उनकी मोल रेशोज निकाली जाती हैं, सारा कुछ एक्सपेरिमेंटली होता बेटा। फिर सारी तहकीकात को एक केमिकल इक्वेशन में बंद कर दिया जाता है, सारी तहकीकात को एक केमिकल इक्वेशन में बंद कर दिया जाता है। तो रिमेंबर केमिकल इक्वेशन हैज़ नॉट बिन रिटन अनेवा, इट इज़ रिटन ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि केमिकल इक्वेशन ये नहीं बताती, कोई गुमान नहीं करती, अपनी तरफ से इमेजिनेशन नहीं करती कि ये बन सकता है, वो डायरेक्ट आपको बताती है केमिकल इक्वेशन के भाईजान यही होता है। तो लिहाजा आपको केमिकल इक्वेशंस पर रट्टे लगाने हैं, आपको केमिकल इक्वेशंस याद करनी है, टेक्निक्स सीख लेना, ठीक है ना बेटा। लेकिन याद रखें, यू कांट मेक चेंजेस बाय योरसेल्फ इन द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन लिखी गई है किताब में आपको एज इट डिटो बोर्ड के अंदर पेपर के अंदर लिखनी। A chemical equation can only be written after experimental verification। याद रखिएगा, the nature of reactants and products को बार बार चेक किया जाता है, the correct chemical formulas of the substances are involved and experimental confirmation होती है before writing a correct chemical equation। ठीक है, तो chemical equation लिखने से पहले there is a very important experimental confirmation which has to be done before writing a correct chemical equation। लें जी, अब एक आपकी बुक में एक एग्जाम्पल आ गई केमिकल इक्वेशन की, वो है Zn plus H2SO4 gives that is to produce ZnSO4 plus H2O। अब यहाँ एक प्लस रिएक्टेंट्स में है और एक प्लस प्रोडक्ट्स में है। तो याद रखें, रिएक्टेंट्स वाला जो प्लस है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों चीज़ें आपस में अटैच होने लगी हैं, और प्रोडक्ट्स में जो प्लस है वो इंडिकेट करता है कि एंड, यानी कि एक ए चीज़ बनी और दूसरी बी चीज़ बनी। गॉट इट। चले आए, मैं अब इसको रीडिंग करने लगा हूँ। तो बेटा कोएफिशिएंट कोई नहीं लगा हुआ जिंक के पीछे, आपने कहना है 1 मोल ऑफ जिंक विच इज इन सॉलिड स्टेट, प्लस को रिएक्टेंट्स के प्लस को रिएक्ट्स विद कहना है, रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज इन एक्वस स्टेट टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट विच इज इन सॉलिड स्टेट। अच्छा देखा, मैं 1 मोल कहना भूल गया। 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट विच इज इन सॉलिड स्टेट and it produce what, hydrogen which is in gaseous state। तो 1 मोल हाइड्रोजन का बना है। तो बेटा अब इसकी डिटेल लिखी हुई है पैराग्राफ में, तो पढ़ लेते हैं। जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। सो अगर मैं इनके नंबर ऑफ मोल्स बोलूं तो याद रखें, अगर केमिस्ट्री में फॉर्मूला लिखा हुआ है या सिंबल लिखा हुआ है और उसकी बैक साइड पर
यानी कि उससे पहले राइट साइड पर अगर कोई बड़ा नंबर नहीं लिखा हुआ तो मतलब वो 1 है, और उसको हम कोएफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल बोलते हैं। अब अगर मैं इसको पढ़ूं तो दैट विल बिकम 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो बेटा टू फॉर्म कह लो या टू प्रोड्यूस कह लो, एरो की जगह आपने टू प्रोड्यूस या टू फॉर्म बोलना है। गॉट इट। अगला है जी रिवर्सिबल रिएक्शंस। मेरा बच्चा कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, तो उन्हीं कंडीशंस पर प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। गॉट इट। ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स मसा मुश्किल से प्रोडक्ट्स बनाएं और प्रोडक्ट्स वापस किस में तब्दील हो जाएं, रिएक्टेंट्स में वापस चले जाएं, मतलब कि कन्वर्जन मुकम्मल ना हो, एक ख़ास वक्त के बाद प्रोडक्ट्स वापस किस में बनने शुरू हो जाएं, रिएक्टेंट्स में। सच रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन। याद रखें, इट नेवर गोज टू कंप्लीशन, वो कभी कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स में, आगे से प्रोडक्ट वापस मुड़ आते हैं किस में, रिएक्टेंट्स में। यानी वो कहते हैं ना, पंजाबी में मिसाल देते हैं, जिद्दां दी खोती उत्थे ही आण खलोती। वो खोती आगे चली, उसके बाद वो वापस उत्थे ही आण खलोती। In some cases, reaction does not proceed in one direction only. Both reactants and products are interconvertible. Reactants convert होते हैं products में और products फिर convert हो जाते हैं किसमें, reactants में। तो फिर बेटा हमें डबल एरो शो करना पड़ेगा ना। ऊपर वाला एरो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ होगा और उस नीचे वाले एरो में वो वाला एरो होगा किससे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ। क्लियर हो गया। सो बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इंटरकन्वर्टेबल, दैट इज रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट्स एंड इन टर्न प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू गिव रिएक्टेंट्स, दैट इज बैक एंड लीडिंग टू रिवर्सिबल रिएक्शन। और इस तरह जो रिएक्शन मार्ज़े वजूद में आता है उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं कि जनाब है तो फॉरवर्ड होया और उसके बाद रिवर्स हो गया। तो रिवर्स रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो। आपके सामने डबल एरो है जिसमें जो ऊपर वाला है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, और नीचे वाला एरो रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स रिएक्शन को, दैट इज फ्रॉम प्रोडक्ट्स टूवर्ड्स रिएक्टेंट्स। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आपके सामने है। एग्जांपल है जी, ये रही जी एग्जांपल कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो कि सॉलिड स्टेट में थी। अब यहाँ पर आपकी किताब में सॉलिड गलत लिखा हुआ बेटा, तो नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में होगी, तो ये करेक्शन कर लें भाई, किताब में ये गलत लिखा हुआ है। तो नाइट्रोजन इन गैसियस स्टेट, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इन गैसियस स्टेट रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट टू प्रोड्यूस, अगर मैं फॉरवर्ड बोलूं तो फॉरवर्ड ऊपर वाला एरो फॉरवर्ड रिएक्शन को, टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, टू प्रोड्यूस व्हाट, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। लेकिन थोड़ी देर बाद सेम कंडीशंस पर अमोनिया विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू बैक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और वो वापस चली जाएगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, और इस तरह रिएक्टिंग सिस्टम में आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी, दैट इज नाइट्रोजन भी मिलेगी, हाइड्रोजन भी मिलेगी और अमोनिया गैस भी मिलेगी। अच्छा, ये कैसी बात है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं होते उनमें रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स की मौजूदगी में आपको फिर एक भी रिएक्टेंट नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स तीनों ही चीज़ें मिल जाएंगी कंटेनर के अंदर। क्लियर हो गया। सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, बट अमोनिया कैन ऑल्सो डीकम्पोज बैक, डीकम्पोज कहते हैं टूट जाना, बैक इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस। अच्छा भाई, कुछ आयनिक रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, अब आयनिक रिएक्शंस याद रखें बेटा, आयनिक कंपाउंड्स हमेशा रिएक्टिव होते हैं व्हेन दे आर इन देयर एक्वस स्टेट। जब हम इन्हें पानी में डालते हैं ये रिएक्टिव हो जाते हैं। क्लियर है। तो उसकी एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ये आपकी किताब में ये ज़रा इक्वेशन को गौर से ज़रा देखो कि मैंने सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 पानी में डालकर इसका सोल्यूशन बनाया, और इस तरह मैंने नीचे लिख दिया है एक्वस सोल्यूशन, यानी ये वाटर में डिजॉल्व है और अपने आयनिक फॉर्म में है। क्लियर हो गया। इट इज़ रिएक्टिंग विद NaCl सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट, जिसको मैंने पानी में डालकर इसका भी सोल्यूशन बनाया हुआ है। तो 2 सोल्यूशंस का मैं आपस में रिएक्शन कर रहा हूँ और दोनों डिजॉल्व हैं। AQ मतलब दोनों डिजॉल्व हैं। तो इसको मैं पढ़ूंगा 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन डिजॉल्व फॉर्म रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इन डिजॉल्व फॉर्म टू प्रोड्यूस। अब जरा प्रोडक्ट्स में देखो बेटा, प्रोडक्ट्स में बना है AgCl, तो AgCl ये सॉलिड बन जाएगा बेटा 2 सॉल्यूशंस के रिएक्शन के नतीजे में, यानी कि ऐसे आयंस जो वाटर में हलशुदा थे उनके रिएक्शंस के नतीजे में अगर आपके पास कोई सॉलिड बन जाए जो वाटर में अब डिजॉल्व नहीं हो रहा, वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा, तो मेरा बेटा ऐसा प्रोडक्ट जो अनडिजॉल्व्ड बने हो, आयनिक और वाटर में डिजॉल्व ना हो, उसको प्रेसिपिटेट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? प्रेसिपिटेट। और ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। गॉट इट? तो प्रेसिपिटेट कौन होता है? द सॉलिड विच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 2 डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। तो 2 डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस आपस में जब रिएक्ट करें और नतीजे में कोई सॉलिड प्रोडक्ट बना दें तो दैट सॉलिड
प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो बेटा AgCl प्रेसिपिटेट की शक्ल में, दैट इज उसके सब्सक्रिप्ट में मैंने S लिखा है, सॉलिड की शक्ल में बनेगा, जबकि Na+ और NO3 जो के रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स में बने हैं NaNO3 वो स्टिल एक्वस हालत में ही रहेंगे, और इस तरह हम उन्हें क्या नहीं बोलेंगे, हम उन्हें प्रेसिपिटेट नहीं बोलेंगे। तो प्रेसिपिटेट जो है वो सिर्फ सिल्वर क्लोराइड है। चले आइए इसकी रीडिंग कर लेते हैं। सम केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व आयंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ। एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। So both silver nitrate and NaCl are soluble ionic compounds in water. ये पानी में soluble है, लेकिन when they are mixed with each other, reaction occurs and they form silver chloride, which occurs in a solid form, insoluble form, which is called precipitate. And NaNO3 will be soluble in water. लिहाजा सिल्वर क्लोराइड इज इनसॉल्युबल एंड प्रेसिपिटेट्स आउट ऑफ द सोल्यूशन, और सोल्यूशन से अलहदा हो जाएगा, हमें अलहदा दिखेगा, फिर हम इसको फिल्टर करके निकाल सकते हैं। अब मेरा बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन के व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट। तो याद रखें प्रेसिपिटेट की आपने एग्जांपल देनी है, और साथ आपने बता देना है कि जनाब इन द रिएक्शन ऑफ टू डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस व्हेन दीज डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस रिएक्ट एंड इफ दे फॉर्म अ प्रोडक्ट व्हिच इज in insoluble form, that is undissolved, that undissolved product is called, come on, precipitate। ले जनाब, इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हुआ। अफजल को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, जिसका नाम है कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आप सबको सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।